गुड मॉर्निंग। बैठ तो सही पहले। फर्स्ट अप्रैल इंटरेस्ट बोल रहा है ना? फर्स्ट अप्रैल ऑफ असेसमेंट ईयर। हाँ, तो अप्रैल से अगस्त। टीडीएस एक्सेस था, इसके वजह से आया ना रिफंड अप्रैल से। पर अगर रिटर्न लेट फाइल करोगे तो आपका रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट होगी उसके बाद से इंटरेस्ट मिलेगा। तो फर्स्ट अप्रैल से नहीं। Okay, guys, a very good morning to all of you. Now, let us start the very next chapter, and hmm, that chapter is chapter number 19, Income Computation and Disclosure Standards, ICDS. जिनकी में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कम थे, स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग कम थे, इन एस कम थे, तो हियर देयर इज वन मोर एंड दैट इज आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। ये कौन सी मॉड्यूल के कौन से हिस्से में दिया गया है? तो ये मॉड्यूल ने पीजीबीपी चैप्टर के स्टार्टिंग में दे दिया है, एक ऐसा इररिलेवेंट टॉपिक समझ के, पर थोड़ा इंपॉर्टेंट इसमें भी कुछ है। तो मॉड्यूल में पीजीबीपी चैप्टर में दिया हुआ है, और इसीलिए मैंने जो गूगल ड्राइव पे मॉड्यूल्स अपलोड की है उसमें जो पीजीबीपी है उसके सामने दो चैप्टर लिखे होंगे। एक तो चैप्टर नंबर 3 लिखा होगा जो हमारे बुक्स का है, और दूसरा कॉमा करके 19 लिखा होगा, दैट इज आईसीडीएस। अब ये है क्या? सबसे पहले तो बुक्स ऑफ अकाउंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से बनानी होती है, या तो इंड एस के हिसाब से, जिसको जो एप्लीकेबल वो उस हिसाब से अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेगा। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कोई स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ही नहीं होता, बिकॉज स्टैंडर्ड की जो एप्लीकेबिलिटी है उसमें वो लोग कवर नहीं होते। अब ऐसे लोगों के लिए जो बुक्स आइदर स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाते हैं या तो नहीं बनाते, पर वो लोग जब इनकम टैक्स कंप्यूट करने आते थे तब वो लोग कुछ ना कुछ अलग ट्रीटमेंट लेते थे, क्योंकि इनकम टैक्स में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा कि यू नीड टू फॉलो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। जैसे कंपनीज एक्ट में लिखा कि यू नीड टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स नोटिफाइड, इनकम टैक्स में कहीं पे भी ऐसा नहीं लिखा। तो while calculating the income tax, we can take some different view than accounting standard. For example, cost to be valued at cost or NRV, whichever is lower. अब इनकम टैक्स कहाँ ऐसा बोलता है? तो इनकम टैक्स में तो हम लोग स्टॉक का वैल्यूएशन अपने तरीके से कर सकते थे। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट बोलता है रेवेन्यू परसेंटेज के हिसाब से बाइफरकेट करो, कॉस्ट को परसेंटेज के हिसाब से बाइफरकेट करो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। तो इनकम टैक्स भी तो ये चीज बोलना चाहिए। तो अलग अलग जगह पे बहुत सारे जजमेंट्स लाने पड़े कि भाई यहाँ पे ये फॉलो करो, वहां पे वो फॉलो करो। कुछ ऐसे भी जजमेंट है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अपोज में थे कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भले ये चीज बोली, पर इनकम टैक्स फॉलो करते वक्त यू शुड नॉट फॉलो दिस। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 13 इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग बोलता है कैटेगरी वाइज मार्क टू मार्केट करने का। यानी अगर इक्विटी शेयर्स है आप लोगों के, प्रेफरेंस शेयर्स है, तो टोटल को कॉस्ट और एनआरवी से कंपेयर करो। हर एक स्क्रिप्ट वाइज नहीं करने जाने का, ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हो जाती है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का यूको बैंक का जजमेंट आया कि नहीं, स्क्रिप्ट वाइज करने का, यहाँ पे आपको कैटेगरी वाइज नहीं करने का, यू हैव टू डू इट स्क्रिप्ट वाइज। एंड दैट वाज द ट्रिगर पॉइंट फॉर सीबीडीटी कि भाई हम लोगों को अब कुछ ऐसा लाना पड़ेगा जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और इनकम टैक्स अलाइन हो जाए। हाँ, जहां पे हमें कुछ डिफरेंस बताना है हम डिफरेंस भी बताएंगे, पर बाकी एज इट इज हमें वो चीज फॉलो करवानी है। और इसीलिए वो लोग लेके आए 10 आईसीडीएस, इनकम कंप्यूटेशन डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड। ऐसे 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्होंने उस वक्त पिकअप किए जो उन्हें लगता था कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये बाकी सब एज जो है वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे इनकम टैक्स के लिए, तो ठीक है, वो फॉलो करना है तो करो, ना फॉलो करना है तो आपकी मर्जी। पर ऐसे 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है जो कंप्यूटेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, जो डिस्क्लोजर के लिए इंपॉर्टेंट है, जो आपके प्रॉफिट पे सब्सटेंशियली अफेक्ट करता है। उन्होंने वो 10 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पकड़े, कॉपी पेस्ट किया, और कुछ जगह पे जहां जहां पे उन्हें मॉडिफिकेशन करने जैसा लगा वहां पे उन्होंने अपने हिसाब से कुछ चीजें मॉडिफाई कर दी, और उन्होंने नाम दे दिया आईसीडीएस। और बोला कि इनकम टैक्स में भी अब हर किसी को आईसीडीएस फॉलो करना कंपलसरी हो जाएगा। आईसीडीएस फॉलो करने का मतलब, आप बुक्स ऑफ अकाउंट अपने एएस इंड एस के हिसाब से बनाओगे,
और जब इनकम कंप्यूट करोगे तब कंपलसरी आपको वो आईसीडीएस के हिसाब से ही अपना प्रॉफिट सेट करना पड़ेगा। और अगर आपकी बुक्स ये आईसीडीएस के ऑपोजिट कोई प्रोविजन के हिसाब से बनी हुई है तो वाइल कैलकुलेटिंग द इनकम अंडर पीजीबीपी आपको आपके नेट प्रॉफिट में उतनी इफेक्ट आईसीडीएस के हिसाब से प्लस या माइनस करनी पड़ेगी। ये सेक्शन 145 में बोला। सी सेक्शन 145 मेथड ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर। सबसेक्शन 1 क्या बोलता है 145 का, पीजीबीपी इनकम या आईएफओएस इनकम कंपलसरी कैसे कंप्यूट करोगे, एज पर मेथड ऑफ अकाउंटिंग फॉलोड बाय एसएससी। 145 सबसेक्शन 2 जो है उसने बोला कि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तब स्टैंडर्ड लेके आएगी और नोटिफाई करेगी, जो कब का नोटिफाई हो गया दैट इज आईसीडीएस। और 145 सबसेक्शन 3 बोलता है कि अगर असेसिंग ऑफिसर को लगा कि तुम्हारी बुक्स ऑफ अकाउंट सही से प्रिपेयर्ड नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो वो बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास कर सकता है, जो हम असेसमेंट प्रोसीजर चैप्टर में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बेसिकली 145 आईसीडीएस लाने का यही पर्पस था कि आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ अलाइन करो विद सम मॉडिफिकेशन। एज अ ऑडिटर हमारी क्या जिम्मेदारी रहती है, हमारे ऑडिट रिपोर्ट में भी आईसीडीएस का डिस्क्लोजर आता है एंड दैट इज वाई हम ये चैप्टर अभी पढ़ भी रहे हैं, ताकि आप लोगों को पता चले कि आईसीडीएस एग्जैक्टली है क्या। अगर मैं आईसीडीएस के ये चैप्टर ना पढ़ाऊं तो टू बी वेरी फ्रैंक शायद ऐसा हो सकता है कि आपको पता भी ना चले पूरा सिलेबस खत्म होते होते कि ऐसा भी कुछ था, क्योंकि आईसीडीएस का जिक्र कहीं और है ही नहीं। पर इसका एक या दो एडजस्टमेंट कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है एग्जाम में। एज अ ऑडिटर हम लोगों को हर एक आईसीडीएस पे डिस्क्लोजर देना है कि भाई बुक्स ऑफ अकाउंट्स में क्या कोई ऐसा चीज था जो आईसीडीएस के हिसाब से नहीं है, अगर हाँ तो उसका कितना इम्पैक्ट कंप्यूटेशन में आना चाहिए, कितना प्रॉफिट ऐड होना चाहिए, कितना लेस होना चाहिए, क्या उसकी सही से इम्पैक्ट दी गई है कि नहीं दी गई है, ये हमें डिस्क्लोजर देना है। तो उसके पहले आईसीडीएस पता भी होने चाहिए। अब सबसे पहले तो व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, मॉड्यूल में भी कोई आईसीडीएस प्रिंट नहीं किए पूरे, उन्होंने आईसीडीएस के बारे में थोड़ा बहुत लिखा हुआ है पीजीबीपी में। व्हाट आई हैव डन अ स्मॉल एक्सरसाइज, हर एक आईसीडीएस में उसके कॉरेस्पॉन्डिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ जो डिफरेंस है वो हम लोगों को यहाँ पे पढ़ना है कि भाई कौन सा आईसीडीएस कौन से अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जैसा है, एएस में क्या बोला गया है और आईसीडीएस में क्या फर्क है, हमें सिर्फ वो डिफरेंस पढ़ना है, ताकि आप लोगों को अच्छा जो हम नहीं पढ़ेंगे दैट इज सेम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उसमें कुछ याद नहीं रखना है दूसरा, और जो डिफरेंस है वो हम लोग यहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे, ताकि अगर वो एडजस्टमेंट आता है तो यू कैन कम टू नो अबाउट इट। आपकी जो मॉड्यूल है उसमें बोला है कि आईसीडीएस स्टूडेंट्स चाहे तो उसका बायर टेक्स्ट है, एक लिंक दे दिए मॉड्यूल में नीचे, वहां से पढ़ सकता है। तो बेसिकली कोई पढ़ता नहीं है, पर अगर नहीं पढ़ेगा तो ये डिफरेंस भी नहीं पता चलेगा। तो व्हाट आई हैव डन, वो पूरा पढ़ना भी नहीं है, वो जो डिफरेंस है सीधा वही यहाँ पे ले लिया। 2 पेज का छोटा सा चैप्टर है। दो सेक्शन 145 क्या बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड न्यू आईसीडीएस विच विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम असेसमेंट ईयर 17-18। अभी आईसीडीएस आया तो बहुत सारे झगड़े वगैरह भी हुए कि क्या था कि आईसीडीएस बोलता है ना कि वो कोर्ट के सामने थोड़ा रिवेंज लेने के लिए आया, कि बहुत सारे कोर्ट ने बहुत सारे जजमेंट दिए, अलग अलग हाई कोर्ट अलग अलग सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, जहां पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से अपोज कुछ बोला गया, इनकम टैक्स से अपोज कुछ बोला गया। सीबीडीटी बोलता है इनफ इज इनफ, ये क्या हर एक लोग अलग अलग अपने बुद्धि चला रहे हैं, हम लोग आईसीडीएस लाएंगे और एक लाइन लिख देंगे कि दिस विल ओवरराइड ऑल अदर जजमेंट्स ऑल अदर प्रोविजंस। अब ये आया कैसे आया, तो ये सीबीडीटी ने लाया बाय वे ऑफ सर्क्यूलर। अब सुप्रीम कोर्ट का और एक जजमेंट आया दिल्ली हाई कोर्ट का, आईसीडीएस इज नल एंड वाइड। वो कैसे किसी जजमेंट्स को एक सर्कुलर के थ्रू आप कैसे हमारे जजमेंट्स को पूरा वॉइड कर सकते हो, आप एक्ट में चेंजेस लाओ तो हम माने, आप एक्ट के थ्रू हमें रिवर्स करो तो हम माने, आपका एक सर्कुलर हमारे जजमेंट को नहीं बदल सकता। तो बोला दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला आईसीडीएस के वो सारे प्रोविजन जो कोर्ट के किसी भी जजमेंट से कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं वो खुद ही नल एंड वॉइड हो जाते हैं। तो वापस ये झगड़ा हुआ। तो व्हाट सीबीडीटी हैज डन, ठीक है उन्होंने बोला जजमेंट में कि अगर सेक्शन में कोई चेंज आएगा तो हम मानेंगे, सर्कुलर से चेंज आएगा तो हम नहीं मानेंगे। तो जहां जहां पे जो जो कंफ्लिक्ट था कि आईसीडीएस के प्रोविजन और किसी कोर्ट के जजमेंट अलग अलग थे, वो चीजें उन्होंने एक्ट के थ्रू सेक्शन के थ्रू भी ऐड करवा दी। तो भाई अभी हम सेक्शन में भी वो चीज लिख देंगे जो आईसीडीएस में लिखी हुई है, ताकि वो सेक्शन के थ्रू वो जजमेंट रिवर्स हो जाए और अब वो सर्कुलर जो हम लाएंगे वो वैलिड माना जाएगा। तो पहले आईसीडीएस आया हिस्ट्री में, दिल्ली हाईकोर्ट ने वो आईसीडीएस को नल एंड वॉइड करवाया, फिर सीबीडीटी ने कुछ सेक्शन अमेंड किए और पहले वो सारे जजमेंट नल एंड वॉइड किए जिसके थ्रू ये दिल्ली हाईकोर्ट का जजमेंट आया था। जब सारे जजमेंट नल एंड वॉइड हो गए, रास्ता क्लियर हो गया, फिर जाके आईसीडीएस सर्कुलर के थ्रू लाया गया। ये इसकी हिस्ट्री है, आपको क्या याद रखना है, आईसीडीएस आ गया।
नाउ सेक्शन कौन सा इसका 145 सबसेक्शन 2, सेक्शन याद रखिएगा 145 सबसेक्शन 2। सेंट्रल गवर्नमेंट हैज नोटिफाइड न्यू आईसीडीएस, कब से एप्लीकेबल है? प्रीवियस ईयर 16-17 से। तो पुराने किसी साल की स्क्रूटिनी वगैरह आती है, रीओपनिंग होता है, उसमें भी आईसीडीएस के पॉइंट देखने पड़े। हु इज हैविंग एप्लीकेबिलिटी, ये एप्लीकेबल किसको? ऑल एसएससी फॉलोइंग मर्केंटाइल सिस्टम फॉर पीजीबीपी या आईएफओएस। ओके, तो सबसे पहले तो अगर आप कैश सिस्टम फॉलो करोगे आईसीडीएस एप्लीकेबल ही नहीं है, क्योंकि भाई कैश सिस्टम फॉलो करने पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जनरली एप्लीकेबल होता नहीं है। तो यहाँ पे मर्केंटाइल सिस्टम है तो आएगा, या तो फॉर एन इंडिविजुअल एचयूएफ नो एप्लीकेबिलिटी इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू गेट बुक्स ऑफ अकाउंट ऑडिटेड अंडर 44 AB। तो इसका मतलब whom ICDS is not applicable, it is not applicable to number one those non-audited individual HUF। पहले तो अगर आप नॉन ऑडिटेड इंडिविजुअल HUF हो तो आपको आईसीडीएस आएगा नहीं, एंड दूसरा किसको आईसीडीएस नहीं आएगा? जो कैश सिस्टम फॉलो कर रहा है उसको, उसको भी आईसीडीएस की एप्लीकेबिलिटी नहीं है। बाकी सबको आईसीडीएस की एप्लीकेबिलिटी है। मैंने बोला कि इन लोगों ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉपी किया और उसमें कुछ मॉडिफिकेशन किए। वो कुछ मॉडिफिकेशन क्यों किए? उन्होंने दो चीज मेक श्योर की। उन्होंने पूरा एस का फंडामेंटल बदल दिया। एस बोलता है कंजर्वेटिज्म, खर्चे पहले रिकॉग्नाइज करो, इनकम तो बाद में भी बुक होती रहेगी। इनकम टैक्स बोलता है ये क्या बात हुई बोला, इनकम पहले बुक करो, खर्चे तो बाद में बुक होते जाएंगे। आईसीडीएस ने जो मॉडिफिकेशन किया, इट एनेबल्ड टू थिंग्स, एडवांस रिकॉग्निशन ऑफ इनकम या तो गेन, एंड दूसरा पोस्टपोनिंग ऑफ रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस। बोला एक्सपेंस भले बाद में बुक होते हैं, इनकम आज के आज बुक कर देने की। और वो नेसेसरी डिफरेंसेस की हम जितने डिफरेंस देखेंगे मेजॉरिटी डिफरेंस इसी चीज पे फोकस करते हैं, इनकम पहले खर्चा बाद में। एक सिंपल सा एग्जांपल देता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 जो था कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट में बोलता था अगर कोई ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है, लॉस मेकिंग कॉन्ट्रैक्ट है, तो परसेंटेज मेथड जाने दो, आज के आज बुक कर दो। ये बोलता है क्यों बोला ऐसा करने का? लॉस को भी परसेंटेज वाइज आप लोग डिफर करो, आज जितना परसेंटेज लॉस आज का है बस उतना ही आज दिखाओ, बाकी का लॉस बाद में दिखाना। तो ये ऐसी बात हुई कि यहाँ पे लॉस और एक्सपेंस को पोस्टपोन करना है और इनकम को आज के आज बुक करना है। ये फंडामेंटल पूरा इसने बदल दिया आईसीडीएस ने, और इसीलिए ये लाया गया। सबसे पहला जो आईसीडीएस 1 है दैट इज सेम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1। सो आईसीडीएस 1 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी, ये अकाउंटिंग पॉलिसी के ऊपर है। अच्छा, एस 1 जो है वही आईसीडीएस 1 समझ लो। और बेसिकली अभी व्हाट इज द डिफरेंस? आईसीडीएस 1 फॉलोज नॉन प्रूडेंस, प्रूडेंस जैसा तो कुछ नहीं, नॉन प्रूडेंस। इट डज नॉट रिकॉग्नाइज मटेरियलिटी कंसेप्ट आल्सो, मटेरियलिटी कंसेप्ट कहीं पे लिखा ही नहीं है आईसीडीएस 1। नो मटेरियलिटी कंसेप्ट, नो प्रूडेंस कंसेप्ट, यू फॉलो नॉन प्रूडेंस। एग्जाम्पल कहाँ कहाँ पे ऐसे लगा कि भाई नॉन प्रूडेंस है? जैसे कि हम लोग देखेंगे आईसीडीएस 7 जो है गवर्नमेंट ग्रांट, ठीक है ना, ऐसा पॉइंट है गवर्नमेंट ग्रांट में कि कुछ गवर्नमेंट ग्रांट आपको मिल गई, सम कंडीशंस। लाइक से गवर्नमेंट ने बोला कि इतना मैन्युफैक्चरिंग होगा तो ही ये ग्रांट रहेगी वरना हम वापस ले लेंगे। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है जब तक वो कंडीशन फुलफिल ना होना तब तक आपको ये गवर्नमेंट ग्रांट है ना लायबिलिटी में रखने की, वो अपनी इनकम में रिकॉग्नाइज नहीं करने की। ये बोलता है नहीं, रिसीट हो गया यानी इनकम में बुक कर लो, भले कंडीशन फुलफिल ना हुई हो, फिर वापस देनी होगी तो माइनस करवा देंगे, उसकी चिंता मत करो। पर आज रिसीव हो गया तो आपको क्या कर देने का? वो टैक्सेबल कर देने का। गवर्नमेंट ग्रांट रिकॉग्निशन शैल नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड द डेट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट कंडीशन नॉट फुलफिल्ड। ये नॉन प्रूडेंस हुआ। फिर आईसीडीएस 3 जैसे मैंने बताया कंस्ट्रक्शन नॉन रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेक्टेड लॉस। बोला कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये सब आगे भी आ रहा है, ये सिर्फ एग्जांपल है। तो भी कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है, वो बोलता है एक्सपेक्टेड लॉस आज के आज बुक करो, ये बोलता है नहीं करने का, वो जब आएगा तब बुक करने का, जल्दी नहीं है कोई। नॉन रिकॉग्निशन ऑफ प्रोविजन फॉर द लॉस ऑफ ओनरस कॉन्ट्रैक्ट। तो ये सब एग्जांपल हुए कि भाई आईसीडीएस 1 प्रूडेंस का कंसेप्ट ही नहीं रखता, इट इज नॉन प्रूडेंस। कंजर्वेटिज्म बेसिकली नहीं है इसके अंदर, इट इज नॉट कंजर्वेटिव। थोड़ा थोड़ा इंडियस का कलर लगा हुआ है इस पे। अच्छा, फिर AS1 ये बोलता है कि व्हेन यू कैन चेंज द पॉलिसीज, व्हेन यू कैन चेंज द सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग,
तो आईसीडीएस 1 AS5 भी उसके अंदर ही कवर हो जाता है। अनलाइक 3 कंडीशंस, AS5 बोलता था कि आप कब अपनी अकाउंटिंग पॉलिसी बदल सकते हो, व्हेन देयर इज अ चेंज इन द स्टैट्यूट, चेंज इन एएस, या तो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। जबकि आईसीडीएस 1 बोलता है अकाउंटिंग पॉलिसी शुड नॉट बी चेंज विदाउट एनी रीजनेबल कॉज। तो बेसिकली इसने एक ओपन एंड स्टेटमेंट दे दिया, दोनों में कोई ज्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पे भी फॉर बेटर प्रेजेंटेशन जो था वो एक ओपन एंड चीज थी, यहाँ पे फॉर रीजनेबल कॉज एक ओपन एंड चीज है, तो लैंग्वेज में थोड़ा डिफरेंस कर दिया। यहाँ पे 3 चीज आती थी कंपलसरी, आप लोगों ने ऐसा इंटर में रट्टा भी लगाया था, व्हेन अकाउंटिंग पॉलिसी कैन बी चेंज, चेंज इन स्टैच्यू, चेंज इन एएस, या तो फॉर बेटर प्रेजेंटेशन। तो कोई नहीं, आईसीडीएस ये 3 चीजें नहीं बोलता, वो बोलता है फॉर एनी रीजनेबल कॉज। तो याद रखने का आईसीडीएस 1 और एएस 1 में क्या फर्क है मेनली। आईसीडीएस 1 जो है, ये सीटी क्या मार रहा है, नोटी। हाँ, आईसीडीएस 1 जो है वो प्रूडेंस का कंसेप्ट नहीं रखता, मटेरियलिटी का कंसेप्ट नहीं रखता, इसमें कंजर्वेटिव जैसा नहीं है, कुछ बेशर्म है। पर ये इंपॉर्टेंट टिक करो, जो मैं इंपॉर्टेंट टिक कर रहा हूँ उसके एडजस्टमेंट आने के चांसेस थोड़े ज्यादा रहेंगे कंपेयर टू अदर्स। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सब रीड ओनली हो जाता है, बाकी भी इंपॉर्टेंट, पर इसमें आए हैं क्वेश्चन या तो आ भी सकते हैं। और इसका जो नोट है ना, वो तो मैंने असेसमेंट ऑफ फॉर्म में भी लिखवाया था क्वेश्चन के लिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज आईसीडीएस 2 इन्वेंटरी। सो इन्वेंटरी वैल्यू कैसे करने की, आईसीडीएस 2 वही बोलता है जो एएस 2 बोलता है, कॉस्ट और एनआरवी विचएवर इज लोअर। सवाल आया कि जब कोई ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो रहा है तब क्या, जब डिसोल्यूशन होने वाला है तब उसकी इन्वेंटरी कैसे वैल्यू करेंगे। तो जवाब आया नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे, उसमें जो मार्केट वैल्यू होती है उस पे, उसमें फिर विचएवर इज लोअर देखने का नहीं। पर नहीं, सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना जजमेंट था, इन द जजमेंट से अगर तुम्हारा बिजनेस डिसॉल्व होने जा रहा है और वही बिजनेस दूसरा कोई कंटिन्यू कर रहा है, टेक ओवर कर रहा है तुम्हारे पास से, तुम्हारे लिए वो बिजनेस डिसॉल्व हो रहा है, किसी और के लिए तो वो कंटिन्यू है, then you should not value it at NRV, you should value at cost or NRV whichever is lower। अब इसकी वजह से क्या हो जाएगा, तुम्हारी इनकम कम हो जाएगी क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, whichever is lower का कंसेप्ट अडॉप्ट कर रहे हैं, क्लोजिंग स्टॉक कम हो गया, इनकम कम हो गई। इनकम टैक्स बोलता है ये थोड़ी चलता है, हमारी इनकम कम नहीं होनी चाहिए। आईसीडीएस के थ्रू उसने वो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट रिवर्स कर दिया, बोलता है आईसीडीएस में भी वही चीज है जो एएस बोलता है, डिसोल्यूशन पे कंपलसरी कैसे वैल्यू कर देने का, एनआरवी, विच एवर इज लोअर नहीं करने का, भले वो बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वी डोंट केयर, आपको कंपलसरी कैसे वैल्यू करने का, एनआरवी पे। हमने असेसमेंट ऑफ फर्म में एक पॉइंट देखा था जहां पे फर्म डिसॉल्व हो रही थी और उसका जो एनआरवी था, क्लोजिंग स्टॉक, हमें उस वैल्यू पे लेके आना था, वहां पे मैंने एक नोट लिखवाई थी आईसीडीएस 2 की, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन, inventory to be valued on date of dissolution at NRV, that is net realizable value, notwithstanding business continued or not। ये जो लाइन लिखी वो किसको रिवर्स करने के लिए लिखी, दिस इज रिवर्स्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, सुप्रीम कोर्ट शक्ति ट्रेडिंग कंपनी का जजमेंट था कि भी इन्वेंटरी ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और मार्केट प्राइस व्हिचएवर इज लोअर इफ बिजनेस कंटिन्यूज बाय अदर। ये जजमेंट को क्या कर दिया, आईसीडीएस ने रिवर्स कर दिया। तो बेसिकली ये सिर्फ मैंने नॉलेज के लिए लिखा है, जेएफ के, जस्ट फॉर नॉलेज, कि ये क्यों स्पेसिफिकली ये लाइन लिखी, क्योंकि ये लोग ने जजमेंट रिवर्स किया। एप्लीकेबल क्या है अभी, ये जो मैंने डबल इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है वो, तो ये गलती से अप्लाई मत कर देना, यहाँ पे मैंने ये लिखा है दिस इज रिवर्स दिस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो ये अभी रिवर्स हो चुका है, नीचे की जो 2 लाइन है वो। हाउ दे कैन रिवर्स द जजमेंट ऑफ एपेक्स कोर्ट, इजीली by way of passing a amendment in the act। Parliamentary system can reverse judiciary and judiciary can reverse parliamentary decisions if it is not as per constitution। तो ये दोनों में खेल चलता जाता है एंड दैट इज ऑल ओके, वो इसीलिए तो ये दोनों को पैरेलल माना जाता है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट के वो एक्ट को रिवर्स नहीं कर सकता जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से बनाए गए हैं, अगर उन्हें लगे कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशन है तो रिवर्स कर सकता है। जबकि पार्लियामेंट जो है वो थोड़ा ज्यादा एक स्टेप ऊपर जाता है, वो कोई भी अमेंडमेंट करके सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो है वो रिवर्स कर सकता है, तो ये चलता रहता है उन लोगों का। देन कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, यस, ये भी इंपॉर्टेंट। कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आईसीडीएस 3 वर्सेस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7।
ये कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट आई गेस इंडियस में तो ये किसी दूसरे इंडियस के साथ ही मर्ज हो चुका है, इट डोंट हैव अ सेपरेट इंडियस सो फार एज आई नो। और आई गेस यहाँ पे जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में उसके प्रोविजंस है बहुत सारी सेम है सो फार एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज कंसर्न एंड इंडियस इज कंसर्न। 115 ओके, इंडियस 115 ओके। तो अभी यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 बोलता है कि अगर आप लोगों का कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हो उसकी इंक, अच्छा बाय द वे वन थिंग यू मस्ट बी अवेयर अबाउट, ये जो हर एक बिल्डर्स वगैरह होते हैं दो विल फॉलो AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट और रेवेन्यू रिकॉग्निशन का नॉर्मल AS9। परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड AS7 के हिसाब से फॉलो करनी है कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन के हिसाब से? ये जो भी कंस्ट्रक्शन साइट होती है वो AS9। हाउ AS7? व्हाट इज AS7? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट कब अप्लाई होता है? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट अप्लाई तब होता है व्हेन यू हैव टेकन अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम सम पर्सन टू बिल्ड समथिंग एंड यू आर मेकिंग दिस थिंग फॉर देम। बिल्डर्स जो होते हैं वो बिल्डिंग बना के फिनिश गुड्स जो है वो लोगों को बेचते हैं। फॉर देम AS7 इज नॉट एप्लीकेबल, AS9 इज एप्लीकेबल। AS7 एप्लीकेबल होता है जब आप किसी के पास से कोई कॉन्ट्रैक्ट लेके कोई चीज बना रहे हो। फॉर एग्जाम्पल बंगले बनाने के लिए मैंने किसी को कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट दिया तो ये AS7 हुआ। कोई बिल्डर खुद से पूरा फ्लैट बना रहा है और फ्लैट बनाने के बाद वो फ्लैट लोगों को बेचता है, ये AS9 हुआ। ये एक बेसिक सा फंडामेंटल डिफरेंस है। कई लोग कंस्ट्रक्शन की साइट पे भी AS7 लगा देते हैं, उसके हिसाब से एडवाइजरी दे देते हैं, वो बात टोटली अलग है। क्योंकि नाम में सिर्फ कंस्ट्रक्शन आता है दैट डजंट मीन कि वो कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट का AS उसको एप्लीकेबल हो जाता है। दैट इज नॉट AS7, दैट इज AS9। डिफरेंस है। और ये डिफरेंस इंग्लिश में तो चलो ठीक है, सब कुछ अभी मर्ज हो चुका है, बट सो फार एज जिसको AS एप्लीकेबल होता है, जो LLP होती है, फर्म होती है, दे आर नॉट फॉलोइंग इंड AS, तो उनको AS अप्लाई होता है। वहां पे AS7 नहीं लगाने का, AS9 लगाने का। तो चलो AS7 की यहाँ पे तो बातें हो रही है एज ऑफ नाउ। AS7 वर्सेज ICD-S3। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 है वो क्या बोलता है? अगर आपने कोई कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लिया, अगर आपको पता है कि ओवर अ टेन्योर ऑफ 3 इयर्स आपकी इनकम होने वाली है, जो जनरली होगी इसीलिए तो कॉन्ट्रैक्ट लिया है, तो बेसिकली परसेंटेज कंप्लीशन मेथड फॉलो करो। इट रिकॉग्नाइज परसेंटेज कंप्लीशन मेथड। परसेंटेज कंप्लीशन मेथड में आप लोगों को जितना काम होता जाए उतना प्रॉफिट हर साल बुक करते रहने का, उतना इनकम बुक करते रहो, उतना खर्चा बुक करते रहो। पर अगर शुरुआत में ही लग रहा है कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट आ गया जिसमें 3 सालों के अंदर अंदर मेरा लॉस ही जाने वाला है, तो आपको जितना टोटल लॉस जाने वाला है वो आज के आज पहले ही साल में क्या कर देने का, बुक कर देने का। कंजर्वेटिज्म पहले से ही डिस्क्लोज कर दो कि मैं लॉस में। तो जो ब्रिज बनाने का कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ये जो गवर्नमेंट के पास से टेंडर सिस्टम से लोग कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं, ये भी AS7 हुआ। वहां पे लगता है कि ये तो लॉस मेकिंग टेंडर आ गया, पहले से लॉस बुक कर दो और बात खत्म करो। ICD-S बोलता है नहीं, ऐसा नहीं करने का। आपको वो भी परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड के हिसाब से ही जाने का, जो है उस साल का उसी साल में रखो, लॉस पहले से क्यों दिखाने का। तो AS7 बोलता है रिकॉग्नाइज एक्सपेक्टेड लॉसेस इमीडिएटली। ICD-S3 बोलता है नो सच रिक्वायरमेंट। इट इज ऑल्सो वायोलेशन ऑफ सम जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट। कई सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का भी ये रिवर्सल हो गया। फॉर दिस लॉस इज ऑल्सो टू बी रिकॉग्नाइज ऑन परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड। बोला लॉस भी शांति से बताते जाओ, कोई उतावल नहीं है। फिर AS7 में एक चीज थी कि मान लो आज मैंने गवर्नमेंट के पास से एक टेंडर लिया कि मैं ब्रिज बनाएगा, 2 साल का टाइम लिया। गवर्नमेंट ने उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा था कि अगर तुझे 2 साल के ऊपर होगा तो हम तुझे पेनल्टी लगा देंगे, लेट्स से 10 लाख रुपया। यू हैव टू पे द पेनल्टी एज अ कंस्ट्रक्टर। अब क्या हो रहा था कि लेट्स से फॉर एग्जाम्पल 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट है और गवर्नमेंट ने बोला था कि भाई दूसरे साल के एंड पे अगर तेरा 30% काम हमारे इंजीनियर के सर्टिफिकेट के हिसाब से नहीं हुआ तो हम तुझे 10 लाख की पेनल्टी लगाएंगे। अब दूसरे साल के एंड पे मेरा काम लेट्स से सिर्फ 20% हुआ तो मुझे 10 लाख की पेनल्टी लग गई। अब ये जो पेनल्टी का मेरा खर्चा हुआ वो AS7 के हिसाब से हमें कब रिकॉग्नाइज करना है? वो भी परसेंटेज के हिसाब से हर साल अमोर्टाइज करना है कि वो जब पे करो उसी साल खर्चे के तौर पे क्लेम कर लेना है? जब पेनल्टी का खर्चा आप पे करो उसी साल आपको खर्चे के तौर पे क्लेम कर लेना है एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, क्योंकि ये खर्चा आपके पूरे कंस्ट्रक्शन का नहीं है, ये इस साल का खर्चा है, इसको इसी साल रिकॉग्नाइज कर लो इमीडिएटली। ICD-S बोलता है नहीं, ये भी तुम्हारे टोटल कॉस्ट का हिस्सा बनेगा और इसको धीरे धीरे परसेंटेज वाइज तुम लोग दिखाते जाओ
ताकि एक ही साल में वो टोटल एक्सपेंस बुक ना हो जाए। यहाँ पे अगेन वो फंडामेंटल उन्होंने क्या यूज किया, पोस्टपोनिंग ऑफ एक्सपेंस। ये मैंने जो शुरुआत में दो चीज लिखी ना, ये कहीं पे लिखी नहीं उन्होंने, इट इज जस्ट अ स्मॉल ऑब्जर्वेशन जो मैंने लिखा है ताकि आप वो हर एक चीज को लिंक कर पाओ। इनकम पहले दिखाओ, खर्चे बाद में दिखाओ। पेनल्टी आज के आज क्यों दिखाना है, उसको भी बाइफरकेट करते जाने का। तो यहाँ पे देखो AS7 permit decrease in the contract revenue as a result of penalty from delay, that is penalty expense to be recognized immediately। ये कौन बोला, AS7। ICDS 3 does not permit such reduction। ये बोलता है कि भाई इस एक्सपेंस को भी परसेंटेज वाइज ही रिकॉग्नाइज करो। तो अगेन ये हमारी टैक्सेबल इनकम बढ़ा देगा, क्योंकि करंट ईयर का हमारा खर्चा कम हो गया तो इनकम बढ़ गई। ओवर टेन्योर सब सेम रहेगा, बट इट इज द सेम कि भाई अर्ली रिकॉग्निशन, जितना पैसा गवर्नमेंट को जल्दी मिले टैक्स का उतना अच्छा। फिर है ना AS7 हर बार नहीं, कई बार ऐसा बोलता है कि रिटेंशन मनी इज इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। सिंपल एग्जांपल देता हूं, मान लो 1 करोड़ का रेवेन्यू है टोटल कंस्ट्रक्शन का, और जो पेयर है उसने क्या बोला, हम लोग तुझे हर साल थोड़ा थोड़ा पे करेंगे, बट 10% हम लोग रिटर्न करेंगे, जो पूरा कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद हम लोगों का एक सर्टिफिकेट आएगा कि भाई तो तेरा काम सही से हुआ है कि नहीं, उसके बाद वो रिटेंशन मनी तुझे पे होगा। तो यहाँ पे सही में देखने जाओ तो जब वो सर्टिफिकेट आएगा ना कि ये काम सही हुआ है, तब मेरा वो रिटेंशन मनी अप्रूव होता है, तब जाके वो रिटेंशन मनी इनकम में बुक होता है, यानी इंटायर कॉन्ट्रैक्ट। आईसीडीएस बोलता है नहीं, ऐसा करने की क्या जरूरत है, एकदम लास्ट में थोड़ी इनकम बताने का। आप अभी काम कर रहे हो तो आपके दिमाग में तो है ही ना कि आप सही काम कर रहे हो, तो ऐसा भरोसा रखो अपने आप पे। इफ यू हैव रीजनेबल अश्योरेंस कि ये रिटेंशन मनी आपको मिलने वाला है, इसको भी परसेंटेज मेथड से शुरुआत से ही रिकॉग्नाइज करना शुरू कर देने का, इसको रिसिप्ट तक राह नहीं देखने का। और री रिकॉग्निशन ऑफ इनकम एंड पोस्टपोनिंग ऑफ एक्सपेंस। तो AS7 बोलता है रिटेंशन मनी इज इंक्लूडेड इन द रेवेन्यू इन द ईयर ऑफ रिसिप्ट। ICDS 3 बोलता है रिटेंशन मनी टू बी ट्रीटेड एज अ पार्ट ऑफ टोटल कॉन्ट्रैक्ट रेवेन्यू एंड रिकॉग्नाइज ऑन अ परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन बेसिस। दिस इज अर्ली रिकॉग्निशन ऑफ इनकम। तो रिसिप्ट तक राह नहीं देखने की, उसको भी शुरुआत से ही परसेंटेज वाइज डिफर करते जाने का। तो AS7 की ये कुछ चीजें थी जो बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव थी, उसको ICDS ने थोड़ा यहाँ पे रिमूव कर दिया, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा। सबसे ज्यादा फर्क AS7 में पड़ा हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट ग्रांट्स में भी है वो भी देख रहे हैं, बट रेवेन्यू रिकॉग्निशन सेम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट इज AS9। उसमें ज्यादा कोई फर्क नहीं है। एक लैंग्वेज में एक दो जगह पे फर्क था, बट दैट वाज नॉट मटेरियल इनफ, तो मैंने यहाँ पे लिखा भी नहीं है। ICDS 5 टेंजिबल फिक्स एसेट विच इज सेम एज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, ज्यादा कोई फर्क नहीं है। ICDS 6, the effect of changes in foreign exchange rate, same as again 11 accounting standard 12, if I'm not wrong, 11, yes, same as accounting standard 11। हाँ, इसमें दो चीजें होती है, एक नॉर्मल बात करें, फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशंस जो होता है वो बुक कब करने का। तो दो तरीके की आइटम्स होती है ऑलवेज, मॉनेटरी आइटम्स, नॉन मॉनेटरी आइटम्स। आई होप दिस यू आर अवेयर अबाउट। मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी जनरली करंट नॉन करंट जैसा रहता है, पर मॉनेटरी का एग्जैक्ट मतलब क्या, कि जिसका एग्जैक्ट कितना वैल्यू करना है यू आर अवेयर अबाउट। Like some provisions is created on an ad hoc basis or investment has been done। वो बेचोगे तब कितना पैसा आएगा ये अभी से नहीं पता है, तो वो मॉनेटरी हो गया। और कोई डेटर क्रेडिटर वगैरह है तो मॉनेटरी आइटम हो गई। मॉनेटरी आइटम जो होता है उसका फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का बुक करने का ICDS बोलता है ईयर टू ईयर बेसिस, मार्क टू मार्केट करने का। 31 मार्च को ही क्या कर देने का इसको, मार्क टू मार्केट, भले अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है, पर आपको पता है ना कि आप इतना ही पेमेंट करने वाले हो, इट इज सर्टन, और इसीलिए राह क्यों देख रहे हो पेमेंट की। 31 मार्च को जो रेट बोल रहा है फॉरेन करेंसी का, उसके हिसाब से आप लोग मार्क टू मार्केट करते जाओ। जबकि नॉन मॉनेटरी आइटम्स जो होती है, दैट इज असेट वगैरह लॉन्ग टर्म्स जनरली, वहां पे आपको ये मार्क टू मार्केट नहीं करने का। वो कब करने का, व्हेन इट इज एक्चुअली पेमेंट हैज बीन डन, जब उस चीज का सही में पेमेंट होगा या रिसिप्ट होगी, तब उसका मार्क टू मार्केट करने का, यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नहीं करने का। तो जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है वही चीज कौन बोलता है, ICDS बोलता है। अब TGBP में एक पॉइंट था जहां पे लिखा था फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन हमें पेमेंट बेसिस पे ही करना होता है,
जबकि आईसीडीएस बोलता है मॉनेटरी चीजों का जो फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन है वो ईयर टू ईयर बेसिस पे करने का। कंफ्लिक्ट हो रहा है यहाँ पे, एक्ट के ही एक प्रोविजन में और आईसीडीएस में कंफ्लिक्ट है, और इसीलिए आईसीडीएस ने लास्ट में एक लाइन लिख दी है, इन केस ऑफ कंफ्लिक्ट विथ आईसीडीएस एंड प्रोविजन ऑफ द एक्ट, एक्ट विल प्रिवेल, एक्ट विल प्रिवेल। और इसीलिए बाद में उनको रियलाइज हुआ कि हम तो अपनी तरह पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं, कई सारी जगह पे एक्ट में भी तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से प्रोविजन दिया हुआ है, और बाद में उन्होंने एक्ट को ही चेंज करके लिख दिया कि अभी आप लोग कंपलसरी वही फॉलो करो जो आईसीडीएस में लिखा हुआ है, इफ आईसीडीएस इज एप्लीकेबल टू यू। तो बेसिकली अगर एक्ट में प्रिवेल बोल दिया तो हम लोगों का तो शायद आईसीडीएस ही में एप्लीकेबल हो जाए यहाँ पे, और इसीलिए अल्टीमेटली व्हाट यू नीड टू फॉलो ओवर हियर आईसीडीएस। पर एक लाइन यहाँ पे उन्होंने लिखी है ताकि वो लोग दिखा सके कि भाई पार्लियामेंट में जो एक्ट पास हुआ वो महान, हम सीबीडीटी सर्कुलर के थ्रू पार्लियामेंट को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, और इसीलिए एक्ट विल प्रिवेल। तो बाद में उन्होंने एक्ट में चेंज करके लिख दिया कि अभी अभी कंपलसरी क्या फॉलो करेगा, आईसीडीएस। तो जो 43 करके सेक्शन था फॉरेन करेंसी फ्लक्चुएशन का, जहां पे लिखा है एक्चुअल पेमेंट वगैरह, उस वक्त आप लोग ये चीजें रिकॉग्नाइज करो, वहां पे भी आईसीडीएस का रेफरेंस आ चुका है। और आईसीडीएस का जो रेफरेंस आ चुका है तो आईसीडीएस ने तो क्या बोला हुआ है, मॉनेटरी आइटम कब आपको रिकॉग्नाइज करनी है, ईयर टू ईयर, दैट इज मार्क टू मार्केट। और जो नॉन मॉनेटरी है वो आप लोगों को कब बुक करना है यहाँ पे, जब एक्चुअल पेमेंट या रिसिप्ट होगा तब। तो फॉर एग्जाम्पल मेरा फॉरेन करेंसी में इन्वेस्टमेंट है शेयर्स का, 31 मार्च को मैंने खरीदा था लेट्स से $60 में, 31 मार्च को वैल्यू हो चुकी है लेट्स से $80। रिकॉग्नाइज नहीं करने का ये फॉरेन करेंसी गेन लॉस, वो जब सही में बेचेगा तब जो एक्चुअल फॉरेन करेंसी गेन लॉस होगा वो मुझे तभी रिकॉग्नाइज करने का। पर मतलब मेरा कोई डेटर है $7,000 का, मेरा जब बिल बना तब वो डेटर का बिल बना था लेट्स से 81 रुपीज में, 31 मार्च को डॉलर का रेट हो चुका है 83 रुपीज, डेटर अभी भी आउटस्टैंडिंग है, फिर भी मुझे मार्क टू मार्केट करके फॉरेन करेंसी गेन लॉस बुक कर देने का। तो ये खास याद रखने का, 31 मार्च को ही वो फॉरेन करेंसी गेन लॉस बुक हो जाता है, मतलब अभी तक पेमेंट नहीं हुआ, यानी जितने डेटर क्रेडिटर फॉरेन करेंसी वाले हैं उनका 31 मार्च को आप लोगों को कंपलसरी मार्क टू मार्केट करना ही पड़ता है। और अगर किसी क्लाइंट ने अपनी बुक्स में वो नहीं किया है, क्योंकि कई सारे क्लाइंट क्या करते हैं, एक्चुअल रिसिप्ट पेमेंट की ये चीज करते हैं, हमें अपने ऑडिट रिपोर्ट में आईसीडीएस नॉट फॉलोड और उसके वजह से कितना इम्पैक्ट आएगा वो लिखना पड़ता है, और वो इनकम में एडिशन हो जाएगा या डिलीशन हो जाएगा, एज द केस में भी। तो ये हमारी ड्यूटी रहती है ऑडिट रिपोर्ट में ये चीजें बताने की। फिर गवर्नमेंट ग्रांट, ICDS, which is ICDS 7, which is same as Accounting Standard 12। गवर्नमेंट ग्रांट जो है उसमें क्या क्या फर्क है, उसमें थोड़ा फर्क है। जैसे मैंने पहले बताया, कुछ गवर्नमेंट ग्रांट क्या होती है जो फ्यूचर की किसी कंडीशन पे डिपेंडेंट है। जैसे आज गवर्नमेंट ने एडहॉक पैसा दे दिया लोन के तौर पे, फिर गवर्नमेंट ने बोला कि ये जब हमारी कंडीशन फुलफिल होगी ना तब ये ग्रांट बन जाएगी और वो तुम्हारा पैसा हो गया, अगर कंडीशन फुलफिल ना हुई तो वो पैसा वापस दे देना हमें। अब मैन्युफैक्चरिंग के लिए मुझे पैसा दिया था, मैंने मैन्युफैक्चरिंग का एक पर्टिकुलर लेवल अचीव नहीं किया, पैसा वापस देना पड़ेगा। तो इनकम में पहले बुक करो फिर खर्चा माइनस करो। इससे अच्छा AS 12 क्या बोलता है, गवर्नमेंट ग्रांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इनकम ओनली व्हेन द कंडीशंस टू रिसीव द ग्रांट इज फुलफिल्ड। ऐसा मिला तब रिकॉग्नाइज मत करो, जब आपको श्योरिटी है कि ये पैसा मेरा हो चुका, जब वो कंडीशन फुलफिल हो तब जाके इसे बुक करो। आईसीडीएस बोलता है पैसा मिला यानी बुक कर देने का। द रिकॉग्निशन ऑफ इनकम शुड नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड एक्चुअल रिसिप्ट। देखो यहाँ पे क्या लिखा, AS 12, until reasonable assurance of fulfillment of condition no grant to be recognized। जबकि ICDS 7 ने क्या बोला, ग्रांट शेल नॉट बी पोस्टपोन बियॉन्ड द डेट ऑफ एक्चुअल रिसिप्ट। अब ये भी बहुत सारे जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट का रिवर्सल था, तो शायद वापस कुछ कंफ्लिक्ट होता, तो एक सेक्शन बना दिया 145B, और 145B में भी लिख दिया एक्सपोर्ट इंसेंटिव्स एक्सेट्रा विल बी ट्रीटेड एज एन इनकम इन द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, भले उसकी कंडीशन फुलफिल ना हो। तो एक्ट ने भी आईसीडीएस को सपोर्ट किया ताकि कोई कंफ्लिक्ट ही ना हो। अच्छा, फिर एएस क्या बोलता है, अगर कोई ग्रांट ऐसी है जो प्रमोटर कंट्रीब्यूशन के तौर पे, इट इज लाइक कैपिटल ग्रांट, आप उसे P&L में नहीं लाते हो, आप क्या करते हो उसको रिजर्व एंड सरप्लस में ऐड करते हो, ये बोलता है नहीं इसे भी इनकम ट्रीट करनी है। AS 12 allow to capitalize the grant in the nature of promoter's contribution। ICDS 7 all the grant to be recognized as upfront income। हाँ, और अगर कोई ऐसी ग्रांट है जो असेट से लिंक्ड है,
असेट खरीदने के लिए कोई ग्रांट मिली, तो वो इनकम में नहीं दिखानी है। उसमें आप लोग क्या करोगे, उसको असेट में से माइनस करोगे, ब्लॉक में से माइनस करोगे। वो तो हमने ब्लॉक की डेफिनेशन में भी देखा था, एनी कॉस्ट मेट बाय अदर विल नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ एक्चुअल कॉस्ट। तो कोई ऐसी ग्रांट है जो आपके असेट खरीदने के लिए मिली है, उसे इनकम में नहीं दिखाने का, उसको क्या करने का, ब्लॉक में से माइनस करने का। हाउएवर ग्रांट ऑफ डेप्रिशिएबल एसेट कैन बी reduced फ्रॉम कॉस्ट ऑफ एसेट। To show all the grant as income is not in line with Supreme Court CIT versus Panni Sugar Mills। इसने बोला था कि कुछ ऐसी भी ग्रांट होती है जो रिजर्व में रखो, उसको टैक्सेबल मत करो। और इसी को रिवर्स करने के लिए आईसीडीएस ने स्पेसिफिकली बोल दिया ऑल द ग्रांट्स आर अपफ्रंट इनकम। उसको कहीं पे भी रिजर्व में नहीं रखना है। रिजर्व भी अल्टीमेटली तो इनकम ही हुआ ना, वो आपके लिए होगा रिजर्व, हमारे लिए तो सब पैसा ही पैसा। पढ़ो यहाँ तक का एक बार अच्छे से। स्पेसिफिकली AS2, दैट इज ICDS 2, ICDS 3 एंड ICDS 7, ये तीन एक बार अच्छे से पढ़ो। So finally at dissolution we have to compulsory book inventory at NRV, विच एवर इज लोअर करना था, ऐसा सुप्रीम कोर्ट बोलता था। जिस जजमेंट को रिवर्स किया गया और फाइनली बोल दिया गया कि डिसोल्यूशन हो रहा है तो कंपलसरी एनआरवी पे ही रिकॉग्नाइज करना है। हाँ, ग्रांट के पैसे पे भी टैक्स पेबल। तो बाय द वे मैंने ये जजमेंट यहाँ पे लिखा क्यों है, इफ इट इज नॉट एप्लीकेबल। सी, विच वाज एप्लीकेबल बिफोर 1 अप्रैल 16 है, बाय नहीं है पहले तो ये बिफोर है। यानी कि अगर कोई केस ऐसा आता है जो 1 अप्रैल 16 के पहले का है, तो उस वक्त यू हैव टू अप्लाई दैट सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। एट दैट टाइम आईसीडीएस वाज नॉट एप्लीकेबल। आज की तारीख में दिस आईसीडीएस इज एप्लीकेबल। अगर केस रीओपनिंग हो रहा है, 10 साल वाला कोई केस है, 1 अप्रैल 16 के पहले का कोई केस है, तो उस वक्त डिसोल्यूशन अगर बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है तो विच एवर इज लोअर वाला केस आता था। अब से जाके वो एनआरवी हो रहा है, तो ये दोनों चीज याद रखनी है। कट ऑफ डेट है 1 अप्रैल 16। जो एक चीज समझो, पेनल्टी पूरी की पूरी आज रिकॉग्नाइज करते एज एन एक्सपेंस, तो तुम्हारी आज इनकम कम हो जाती, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोलता है। आईसीडीएस बोलता है पूरी पेनल्टी आज रिकॉग्नाइज मत करो, वो भी तुम पूरे अपने एक्सपेंस का एक पार्ट गिन लो और उसको भी परसेंटेज वाइज बुक करते जाओ। यानी ये पूरा खर्चा परसेंटेज वाइज रिकॉग्नाइज करो, परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन के हिसाब से। तो आज पूरा पेनल्टी रिकॉग्नाइज नहीं होगा एक्सपेंस, आज उतना ही परसेंटेज रिकॉग्नाइज होगा जितना तुम्हारा वर्क कंप्लीशन हुआ है, ताकि तुम्हारा खर्चा कम हो जाएगा तो इनकम बढ़ जाएगी। Act will prevail. Why ICDS is stronger? क्योंकि to make ICDS stronger, they have written the same things which is there in ICDS in the act. So now there is no conflict. Though the line is written, there is a conflict, but now there is not a single conflict. They have made sure that. अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है अपना 13, दैट इज सेम एज ICDS 8 सिक्योरिटीज। जहां पे वही चीज बोली है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन आईसीडीएस एंड एएस। बाय द वे ये डिफरेंस नहीं है, दोनों ने सेम चीज बोली कि इन्वेस्टमेंट हेल्ड एज स्टॉक टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर कैटेगरी वाइज। पॉइंट टू बी नोटेड, जीडीपी में इसका रेफरेंस दो जगह पे हमने देखा था। एक था सेक्शन 36 का वो पूरा टेबल, जहां पे लास्ट एक एक्सपेंस था मार्क टू मार्केट लॉसेस। वहां पे लिखा था ओनली दैट मार्क टू मार्केट लॉसेस अलाउड विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय ICDS 8। और ICDS 8 जो है वो कौन से इन्वेस्टमेंट का मार्क टू मार्केट अलाउ करता है, विच इज हेल्ड एज स्टॉक।
तो व्हाट इज, मेरी कंपनी ने किसी इंडियन कंपनी के शेयर सिर्फ इन्वेस्ट करके रखे हुए, इन्वेस्टमेंट किया था 10 लाख, 31 मार्च को उसकी वैल्यू हो चुकी है 8 लाख, क्या 2 लाख का लॉस रिकॉग्नाइज कर दूं? नहीं कर सकता, आईसीडीएस डोंट परमिट दैट, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट मेरे लिए एज अ इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक इन ट्रेड नहीं है। ये वही मार्क टू मार्केट परमिट करता है जो इन्वेस्टमेंट आपके लिए कौन सा इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक इन ट्रेड। बेसिकली सेक्शन 40 सबसेक्शन 9 बोलता था, दो 48 सबसेक्शन 7 बोलता था, those mark to market losses which is not permitted by ICDS 8 will not be allowed as an expense। तो अगर मेरा वाला एग्जांपल जो है 10 लाख कहीं पे इन्वेस्ट किया, 8 लाख रुपया उसकी कॉस्ट हो गई, अभी मार्केट वैल्यू हो गई 31 मार्च, 2 लाख रुपया आपने लॉस के तौर पे बुक कर दिया, वो सेक्शन 48 के हिसाब से क्या हो जाएगा, डिस अलाउ हो जाएगा, क्योंकि वो आईसीडीएस आपको परमिट नहीं करता। इंपॉर्टेंट क्या था, कैटेगरी वाइज मार्क टू मार्केट करना है, और सिर्फ उसी इन्वेस्टमेंट का मार्क टू मार्केट करना है जो कौन सी चीज है आपके लिए, स्टॉक है। तो अगर कोई सिक्योरिटी स्टॉक है तो उसको कैटेगरी वाइज मार्क टू मार्केट करो, स्क्रिप्ट वाइज मार्क टू मार्केट मत करो। ये रिवर्सल है, जुडिशियल रिवर्सल। किस चीज का रिवर्सल, पुराना एक ओल्ड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट था, ओल्ड लिख दो, ये ओल्ड हो गया अभी, यूको बैंक लिमिटेड, वो बोलता था स्क्रिप्ट वाइज रिकॉग्नाइज करो, अभी ये थोड़ा ज्यादा ही गलत बोल दिया, स्क्रिप्ट वाइज रिकॉग्नाइज करो। वो एएस को भी उस वक्त रिवर्स कर दिया सुप्रीम कोर्ट, बोलता नहीं एएस फॉलो मत करो, स्क्रिप्ट वाइज आप लोग मार्क टू मार्केट करो। वो जजमेंट थोड़ा तो गलत था, दैट नीड्स टू बी एक्सेप्टेड। तो आईसीडीएस ने बोल दिया भाई हम तो एएस के हिसाब से ही जाएंगे कैटेगरी वाइज। कैटेगरी नाउ कैन बी डिफरेंट डिफरेंट, आप किस तरीके से कैटेगरी करते हो। फॉर एग्जांपल इक्विटी में भी 2-3 कैटेगरीज हो सकती है, प्रेफरेंस शेयर्स की भी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। इक्विटी में फॉर एग्जांपल आपका डीवीआरस हो गए, वो एक कैटेगरी हो गई, नॉर्मल शेयर्स हो गए, वो एक कैटेगरी हो गई। ऐसे ढेर सारी अलग अलग कैटेगरीज हो सकती है। सी कैटेगरी वाइज आप करोगे तो कई बार ऐसा हो सकता है उसमें कि आपकी इनकम जो है वो बुक, आप कैटेगरी वाइज कर रहे हो यानी एक दूसरे के सामने उसका लॉस और इनकम सेट ऑफ होकर जो फाइनल रिजल्ट आता है वो अल्टीमेटली रिकॉग्नाइज होता है। क्योंकि इसमें क्या होता है, विच एवर इज लोअर है, तो अगर गेन है तो हम लोग बुक नहीं करते, अगर लॉस है तो वो हम लोग इमीडिएटली बुक कर देते हैं। तो अगर किसी स्क्रिप्ट में इनकम होगी तो वो हम इग्नोर करेंगे स्क्रिप्ट वाइज में, और अगर लॉस होगा तो हम लोग वो बुक करेंगे। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ हर एक के लॉस है स्क्रिप्ट में वही बुक होंगे, लॉस ज्यादा बुक हो जाएगा अगर स्क्रिप्ट वाइज आप जाओगे तो। जबकि कैटेगरी वाइज करने में क्या होगा, किसी की इनकम किसी के लॉस के सामने सेट ऑफ हो जाएगी, और जो कम लॉस बचेगा ना सिर्फ वही रिकॉग्नाइज करने का बचेगा। तो बेसिकली इनकम टैक्स को ज्यादा फायदा किसमें हुआ, कैटेगरी वाइज, क्योंकि इसमें पूरा लॉस बुक नहीं हो रहा है, जो सेट ऑफ इनकम करने के बाद लॉस बचता है ना सिर्फ वही बुक हो रहा है। और इसलिए इनकम टैक्स बोलता है हमें तो कैटेगरी वाइज पसंद आता है, स्क्रिप्ट वाइज पसंद नहीं आता, और इसीलिए कैटेगरी वाइज गए। देन बोरोइंग कॉस्ट, AS 16, बोरोइंग कॉस्ट क्या बोलता है, एनी एसेट विच गेट्स सब्सटेंशियल टाइम टू गेट रेडी फॉर इट्स इंटेंडेड यूज, जब तक वो रेडी होता है तब तक उसका जो बोरोइंग कॉस्ट है उसको क्या करने का, कैपिटलाइज करने का। हाँ ये आईसीडीएस में भी सेम है, पसंद आता है ये चीज। कॉस्ट आज क्यों बुक करना है, कैपिटलाइज करो, उसका धीरे धीरे डेप्री क्लेम करो। आज के आज बुक करके तो 100% इंटरेस्ट आज का एक्सपेंस बन गया, उससे अच्छा डेप्रिशिएशन क्लेम करो, ये हमें भी पसंद आता है। ये भी तो पोस्टपोनिंग ऑफ एक्सपेंस हुआ। पर इस एएस की दो चीजें हमें पसंद नहीं आई। एस 16 ने बोला, मान लो आज फॉर एग्जाम्पल हमने 10 लाख रुपए का कहीं से लोन लिया, क्यों लोन लिया, कोई शेड वगैरह बनाना है। ये सब्सटेंशियल एसेट हुई, एक ऐसी क्वालिफाइंग एसेट हुई जो एस 16 में कवर्ड है, 12 महीने से ज्यादा का टाइम लग जाता है वॉट एवर। अभी ये 10 लाख रुपया है ना, एज ऑफ नाउ इस पे इंटरेस्ट हम लोगों का पूरे साल का आया 1 लाख, तो एज पर द नॉर्म्स ये क्या हो जाएगा, पीएनएल में नहीं जाएगा, असेट की कॉस्ट में कैपिटलाइज होगा। पर पूरे का पूरा 10 लाख आज यूज नहीं हो रहा है, 5 लाख रुपया सरप्लस इस लोन में से बच रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, 5 लाख की एफडी रख दी, ताकि इसमें से हम लोगों को इंटरेस्ट की इनकम कमाने मिले। लगभग से 50,000 रुपए की इंटरेस्ट इनकम हो रही है। एस 16 क्या बोलता है, जैसा खर्चे का ट्रीटमेंट हुआ वैसा ही इनकम का ट्रीटमेंट होना चाहिए। खर्चा आज के आज बुक नहीं हुआ तो इनकम भी आज के आज बुक नहीं होनी चाहिए। इस इनकम को क्या करने का, इस खर्चे के सामने सेट ऑफ कर देने का। यानी 1 लाख का इंटरेस्ट का खर्चा था, 50,000 की इनकम थी, इसे आज के आज बुक मत करो, ये 50,000 को क्या करो, खर्चे के सामने नॉक ऑफ कर दो, और जो बाकी तुम्हारे मॉडलिंग कॉस्ट बचा उसे क्या करने का, कैपिटलाइज करने का। तुम्हारे पीएनएल में कोई इम्पैक्ट नहीं है इसकी। आईसीडीएस बोलता है नहीं, हम सिर्फ कॉस्ट की बातें कर रहे हैं।
यानी कैपिटलाइज सिर्फ 1 लाख का कॉस्ट होगा। जो इनकम है वो तो आज ही पूरी की पूरी तुम्हें डिस्क्लोज कर देनी पड़ेगी और ये तुम्हारी आज ही टैक्सेबल हो जाएगी। इसको खर्चे के सामने नॉक ऑफ नहीं करने का। ये टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होगी वो आज के आज टैक्सेबल करो, उसको खर्चे के सामने नॉक ऑफ मत करो। इससे क्या होगा कि तुम्हारा अर्लियर क्या हो रहा था कि तुम्हारी इनकम आज रिकॉग्नाइज नहीं हो रही थी, वो तुम्हारा खर्चा कम कर रही थी एंड अल्टीमेट इम्पैक्ट डेप्रिसिएशन पे जा रही थी। जबकि यहाँ पे तुम्हारा 1 लाख का खर्चा एज इट इज रहेगा और 50,000 की इनकम आज के आज बुक हो जाएगी। देखो A16, income earned on temporary investment can be deducted from borrowing cost. ICDS 9 does not permit to reduce income to be booked now itself, income to be taxed immediately. Taxable in PGBP और IFOS ना, ऑब्वियसली PGBP अगर वो तुम्हारी बिजनेस की एसेट है तो, क्योंकि अल्टीमेटली तुम्हारा इनकम भी तो बिजनेस के पैसों से ही कहीं ना कहीं हो रहा है। टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट आप लोग उसमें डालते हो वो बैलेंस शीट पीएनएल तो अकाउंट्स का ही बैलेंस शीट पीएनएल होता है। तो वो तो आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो कर रहे हो। आपको सिर्फ क्या करना है, आईसीडीएस से अपनी बुक्स नहीं बदलनी है, आपको आपके कंप्यूटेशन में वो चेंजेस लाने हैं, प्लस माइनस करनी है उसकी इफेक्ट। रिटर्न फाइल करते वक्त आपको बुक्स चेंज नहीं करना है, आईसीडीएस आपके बुक्स को बदलने का नहीं बोल रहा है, वो आपके स्टेटमेंट में आपके कंप्यूटेशन में चेंजेस लाने का बोल रहा है। वो बोलता है आप प्रॉफिट प्लस माइनस करो, इससे इससे बुक्स नहीं बदलनी है, आपकी बुक्स तो एज इट इज कंटिन्यू होगी। अच्छा, A16 बोलता है कि अगर कोई टेम्पररी पीरियड है, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने लोन ली 10 लाख की शेड बनाने के लिए, अब इसमें वर्कर्स ने स्ट्राइक कर दी तो 2 महीने ना मेरा कोई एक्टिव काम नहीं हो रहा है शेड बनाने का, तो ये 2 महीने का जो बोरोइंग कॉस्ट है इसको कैपिटलाइज नहीं करने का। A16 क्या बोलता है, अगर कोई सरेंडर बीच में आ गया, काम तुम्हारा बीच में स्टॉप हो जाता है, तो उतना पीरियड का जो इंटरेस्ट है ना वो आज के आज P&L में रिकॉग्नाइज कर दो। ये A16 में था। आई डोंट नो इन डेज में भी शायद ऐसा ही होगा। आईसीडीएस बोलता है नहीं, चालू किया कैपिटलाइज करना तो चालू ही रखो, अब उसको पीएनएल में नहीं लाने का, भले बीच में एक्टिव काम तुम्हारा रुक क्यों नहीं जाता। देखो A16, सस्पेंशन ऑफ बोरोइंग कॉस्ट ड्यूरिंग एक्सटेंडेड पीरियड फॉर विच एक्टिव डेवलपमेंट इज इंटरप्टेड, मींस A16 बोलता है एक्सपेंस टू बी बुक्ड इन P&L इन केस ऑफ इनएक्टिव टाइम पीरियड। A16 ने बोला इनएक्टिव टाइम पीरियड है तो उसका इंटरेस्ट P&L में जाने दो। ICDS 9 बोलता है नहीं, डज नॉट परमिट सच सस्पेंशन इन ICDS, that expense also to be capitalized। तो देखो पूरा A16 पसंद आया क्योंकि वो रिकॉग्निशन ऑफ एक्सपेंस की बातें नहीं करता था, पोस्टपोन की बातें करता था, पर ये दो चीजें ना वो आज के आज हमारे खर्चे बढ़ाने की बातें कर रही थी। तो इसीलिए हमने उस चीज को स्टॉप कर दिया और बोला इनकम आज के आज रिकॉग्नाइज करो, खर्चा रिकॉग्नाइज मत करो, उसे कैपिटलाइज करना चालू रखो। लास्ट ICDS 10, प्रोविजन कंटिंजेंट लायबिलिटी कंटिंजेंट असेट, जो AS29 है उसका भाई है ये। देखो AS29 क्या बोलता है, कंटिंजेंट लायबिलिटी, जो लायबिलिटी कब बुक करने की, प्रोविजन फॉर लायबिलिटी जब रिजनेबली श्योरिटी आ गई कि भाई ये प्रोविजन खर्चा होने वाला है तो बुक कर दो। अच्छा, असेट कब बुक करने का, प्रोविजन ऑफ असेट कब बुक करने का, कंटिजेंट असेट कब दिखाने का, जब एकदम आप श्योर हो कि ये चीज आने वाली है, आपको थोड़ी ज्यादा श्योरिटी चाहिए। ये बोलता है नहीं, असेट दिखाने में श्योरिटी कम होगी तो चलेगा, लायबिलिटी बुक करने के लिए श्योरिटी थोड़ी बढ़ा दो, रिवर्स कर दिया प्रोविजन। AS29 बोलता है प्रोविजन क्रिएट करो इफ इट इज प्रोबेबल, प्रोबेबल है तो प्रोविजन क्रिएट कर दो। ICDS 10 बोलता है प्रोविजन ओनली रीजनेबली सर्टेन, थोड़ी ज्यादा स्ट्रिंजेंट कंडीशन डाली, ऐसे लैंग्वेज थोड़ी स्ट्रिक्ट यूज की ऐसा। AS29 बोलता है recognition of contingent asset if economic benefit is virtually certain। AS29 has used the strict word कि contingent asset कभी बुक करो जब virtually certain हो। ICDS 10 बोलता है inflow of economic benefit बुक कर देने का if you are reasonably certain, less stringent condition डाल दी।
तो लायबिलिटी बुक करने के लिए ज्यादा स्ट्रिंजेंट बोल दिया, असेट रिकॉग्नाइज करने के लिए थोड़ा कम स्ट्रिंजेंट हो गया। ये लैंग्वेज में यहाँ पे डिफरेंस आ गया। तो दैट वाज द टू डिफरेंस। आपको एग्जाम परस्पेक्टिव से यस बोरोइंग कॉस्ट वाली चीज ये लोग पूछ सकते हैं, सोफा रेज़ ना डेप्रिसिएशन के साथ मर्ज करके पूछ सकते हैं। जहां पे आप लोगों को एक्चुअल कॉस्ट में कोई बीच में इन्वेस्टमेंट हुआ उसकी इनकम वाला एक एडजस्टमेंट डाल देंगे, याद रखने का ऐसा इन्वेस्टमेंट की इनकम को कंपलसरी टैक्सेबल करने का, उसको बोरोइंग कॉस्ट के सामने नॉक ऑफ करने का नहीं। AS13 में तो हाँ ये कहीं ना कहीं आ सकता है कि भाई इसने कहीं पे इन्वेस्ट किया और उसका मार्क टू मार्केट लॉसेस कर दिया। तो आपको ध्यान रखने का कि अगर स्टॉकिंग ट्रेड है तो मार्क टू मार्केट अलाउड है, वरना मार्क टू मार्केट अलाउड नहीं है। AS2 तो मैं बोला ही, ये गवर्नमेंट ग्रांट रिजर्व में बताई, जबकि ये क्या कहाँ पे आनी चाहिए, इनकम में आनी चाहिए। यानी यस आईसीडीएस के 2-3 पेज है जिसमें जो डिफरेंसेस मैंने लिखे हैं वो खास ध्यान रखना है, इसके अलावा आईसीडीएस में दूसरा कुछ पढ़ना नहीं है और इतना खास आप लोगों को पढ़ना है। एक और चीज क्लैरिफाई कर देता हूं, ICDS don't want your books of accounts to get changed. Books of accounts are to be prepared as per normal financial frameworks only. दिस में इंक्रीज एंड डिक्रीज योर करंट ईयर का इनकम कंप्यूटेशन, ये सिर्फ तुम्हारी इनकम में तुम्हें एडिशन डिलीशन करना है, इससे जो तुम्हारी बैलेंस शीट पीएल है वो नहीं बदलने वाले। आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट पीपल? पेज नंबर 226 लास्ट पार्ट। हाँ ये एस टू वाला। फॉर AS13 व्हाट टाइप ऑफ कैटेगरी वाइज इन्वेस्टमेंट डज इट रिफर टू? तो स्टॉकिंग ट्रेड में भी अलग अलग कैटेगरी होती है ना, ये होप आपने AS13 पढ़ा था, तब ये कैटेगरी वाइज चीजें डिटेल में पढ़ी होगी एंड उसका इंडेक्स भी आप लोगों को आया होगा। AS13 में जब मेरे पास कोई इन्वेस्टमेंट है एज अ स्टॉकिंग ट्रेड, मैं इक्विटी में इन्वेस्ट करूँ, प्रेफरेंस शेयर्स में इन्वेस्ट करूँ, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, नॉन क्यूमुलेटिव में भी इन्वेस्ट कर सकता हूँ, कन्वर्टेबल हो सकता है, नॉन कन्वर्टेबल हो सकता है, अलग अलग हो गया, कैटेगरी सबकी अलग अलग हो गई। तो मान लो मेरे पास क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 6 कंपनी के है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर 5 कंपनी के है, तो ये 6 का टोटल मिला के मुझे विचेवर इज लोअर करने का, दूसरे 5 का टोटल मिला के मुझे विचेवर इज लोअर करने का। तो कैटेगरी वाइज ऐसा सिंपल मीनिंग ओवर हियर। अच्छा व्हाट टाइप ऑफ, अच्छा वो तो आ गया। पेज नंबर 22-26 लास्ट पार्ट। ये सिंपल याद रखो, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होता है, और अगर इन बिटवीन कोई पीरियड में आपका एक्टिव काम नहीं हो रहा है तो उतना बोरोइंग कॉस्ट पीएनएल में राइट ऑफ होता है एज पर AS16। जबकि आईसीडीएस बोलता है बोरोइंग कॉस्ट इज टू बी कंपल्सरीली कैपिटलाइज्ड, बीच में काम हो ना हो हमें फर्क नहीं पड़ता, उसे कैपिटलाइज ही करते रहने का, जब तक वो असेट रेडी नहीं होती तब तक पीएनएल में कोई भी एक्सपेंस तब तक आना नहीं चाहिए। और ये तो है ना, हमने ब्लॉक ऑफ असेट में एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी देख लिया था कि जब तक आप एसेट को पुट टू यूज करो वहां तक का कॉस्ट क्या होगा, कैपिटलाइज होगा, और पुट टू यूज करने के बाद वाला खर्चा क्या जाएगा, पीएनएल में जाएगा। वो जो पॉइंट है ना वो आईसीडीएस ये जो लाइन है उसके साथ सपोर्ट में है कि भाई पुट टू यूज तक का सारा इंटरेस्ट कैपिटलाइज, पुट टू यूज के बाद वाला इंटरेस्ट क्या होगा, पीएनएल में राइट ऑफ होगा। इस पे सेपरेट क्वेश्चन आएंगे ना, मेन क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट के तौर पे, वन लाइनर के तौर पे कहीं ना कहीं आ सकता है। तो दैट इज ऑल अबाउट इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड का छोटा सा टॉपिक।